गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर हेमलता अंकोलिया, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जम्मू से। बच्चों, हम बीए पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने राजनीतिक आधुनिकीकरण के चैप्टर की शुरुआत की थी। उस वीडियो में मैंने आपको राजनीतिक आधुनिकीकरण का अर्थ, परिभाषा, लक्षण, विशेषताओं व राजनीतिक आधुनिकीकरण के विभिन्न उपकरणों के बारे में आपको बताया था। इस वीडियो की शुरुआत हम राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया जो विकासशील राजनीतिक राज्यों में हो रही है उनके बारे में जानेंगे तथा उनकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो स्वतंत्र हुए एशियाई, अफ्रीकी, लैटिन अमेरिकी महाद्वीपों में को विकासशील राजनीतिक व्यवस्थाएं अपने राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए लगातार प्रयत्नशील रही है और उनकी प्रबल आकांक्षा पश्चिम के विकासशील राज्यों के स्तर वाली राजनीतिक आधुनिकीकरण की स्थिति को प्राप्त करना है, किंतु इस दिशा में उन्हें कोई स्पष्ट एवं उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली है। ये राजनीतिक व्यवस्थाएं संक्रमण की अवस्था से गुजर रही हैं। वर्तमान काल में इन्हें परंपरागत राजनीतिक व्यवस्थाएं नहीं कह सकते हैं, किंतु इन्हें पूर्णतः आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाएं भी नहीं कह सकते। वस्तुतः ये निरंतर आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रही है। विकासशील राजनीतिक व्यवस्था की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनकी हम यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ऐतिहासिक दृष्टि से विकासशील देशों में राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहली है स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले का काल, दूसरा है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का काल। इनमें से अधिकांश देशों में राजनीतिक आधुनिकीकरण के मूल्यों एवं साधनों की शुरुआत विदेशी शासन की दासता के युग से हुई है, जैसे सभी के लिए समान कानूनों की स्थापना, कानून सम्मत नौकरशाही की स्थापना, आधुनिक किस्म के कानूनी व्यवसाय एवं न्यायालयों की शुरुआत, निर्वाचित विधानसभाओं की स्थापना, औपचारिक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और राजनीतिक दलों का निर्माण आदि। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन विकासशील देशों ने लोकतांत्रिक राष्ट्रीय संविधान का निर्माण किया और दासता के युग में प्रारंभ हुई राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करने की चेष्टा की। किंतु जब अनेक विकासशील देशों ने अनुभव किया कि लोकतांत्रिक शासन एवं लोकतांत्रिक विकास पद्धति से राजनीतिक आधुनिकीकरण की दिशा में वांछित गति से बढ़ना संभव नहीं है, तो उन्होंने गैर लोकतांत्रिक शासन एवं विकास पद्धति को अपनाना उचित माना, जिनमें हम उन राज्यों को ले सकते हैं जिनमें कि सैनिक शासन की वर्तमान समय में स्थापना हो रही है। दूसरी जो विशेषता है वो अनेक विकासशील देशों ने राजनीतिक आधुनिकीकरण की एवं विकास को एक दूसरे का पर्यायवाची मान लिया है। इनमें से अनेक देशों ने अपनी सारी शक्ति अपनी परंपरागत अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण में लगा दी और इस दृष्टि से उन्होंने लोकतंत्र के स्थान पर अधिनायक तंत्र, सैनिक शासन तथा बाध्यकारी साधनों को अपनाने में संकोच नहीं किया। इन देशों के नेतृत्व का विश्वास है कि पूर्ण औद्योगिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति होने पर उनकी आर्थिक विकास दर में वृद्धि होगी, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तथा सामान्य जनता के जीवन स्तर को सुधारने में सफलता मिलेगी। उनका मत है कि इस प्रकार के आर्थिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति होने पर उनको विकसित राष्ट्र माना जाएगा, उनकी राष्ट्रीय शक्ति एवं प्रभाव में वृद्धि होगी और अंतर्राष्ट्रीय जगत में उनकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। इस प्रकार की आर्थिक उपलब्धियों को ही ये विकासशील राष्ट्र राजनीतिक आधुनिकीकरण मानते हैं। तीसरा, विकासशील देशों में पाई जाने वाली राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया अपनी प्रकृति से पश्चिमी देशों की इस प्रक्रिया से एकदम भिन्न है। पश्चिमी देशों में राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया विकासशील पद्धति से पूर्ण हुई है। वहाँ इस प्रक्रिया का प्रारंभ 16वीं सदी के नवजागरण आंदोलन व धर्म सुधार आंदोलन से हुआ और औद्योगिक क्रांति ने इसे पूर्ण गति प्रदान की। पश्चिमी देशों में क्रमशः सामाजिक विकास एवं परिवर्तन ने राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को पूर्णता प्रदान की। ये उल्लेखनीय है कि इन देशों के पास अपने साम्राज्य व उपनिवेश भी थे और इनसे प्राप्त आर्थिक साधनों की मदद से इन पश्चिमी देशों के लिए यह संभव हुआ कि उन्होंने उदारवादी मूल्यों की रक्षा करते हुए और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की मदद से अपनी
राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण किया। जो चौथी विशेषता है वह विकासशील देशों में मौजूद परंपरागत आर्थिक ढांचे ने राजनीतिक आधुनिकीकरण की गति पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। अधिकांश विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और इन देशों ने कृषि उत्पादन की परंपरागत प्रणाली ही प्रचलित है। अतः इन देशों में कृषि उत्पादन की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है और अनेक देश अपनी बढ़ती जनसंख्या की अन्न की मांग की पूर्ति करने में भी समर्थ नहीं है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के बावजूद ये देश कृषि आधारित उद्योगों का विकास करने में असफल रहे हैं। इन देशों के पास पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल और प्राकृतिक संसाधन तो है, किंतु उन्हें अपना औद्योगिक विकास करने में पूर्ण सफलता नहीं मिल रही है। उनके पास पूंजी, कुशल श्रमिकों, कुशल प्रबंधकों तथा विकसित तकनीक का अभाव है। विकासशील देश अपने आर्थिक विकास के लिए पश्चिमी देशों की सहायता पर निर्भर करते हैं, किंतु इससे अनेक देशों पर विदेशी ऋण भार बढ़ा है और उनकी राष्ट्रीय आय का बड़ा भाग ब्याज चुकाने में खप जाता है। इसके साथ ही इन विकासशील देशों को विदेशी आर्थिक सहायता अनेक राजनीतिक शर्तों के साथ प्राप्त होती है, जो इनकी राष्ट्रीय स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। पांचवी जो विशेषता है वह है विकासशील देशों की सामाजिक संरचना परंपरागत ढंग की है और इससे भी राजनीतिक आधुनिकीकरण की गति पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। अधिकांश विकासशील देशों का सामाजिक संगठन आज भी सामंतवादी एवं कबीलाई किस्म का है। विशेषकर उनके विशाल ग्रामीण समाज का संगठन इस कोटि में आता है। यद्यपि इन देशों में नगरीकरण की विस्तृत प्रक्रिया चल रही है, किंतु इन शहरों की अधिकांश जनसंख्या का मूल संस्कार एवं चिंतन कुटुंब, जाति एवं धार्मिक किस्म के प्राथमिक समूहों से अत्यधिक प्रभावित है। इन देशों में सामाजिक आधुनिकीकरण नहीं हो पाया है और जनसंख्या की दृष्टिकोण में इस प्रकार का सामाजिक पिछड़ापन है, जिसके रहते राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया बहुत धीमी है। अधिकांश विकासशील देशों में संपूर्ण जनसंख्या का एक बहुत छोटा भाग मध्य वर्ग के रूप में मौजूद है और उसका दृष्टिकोण भी परंपरावादी है। अतः यह मध्यम वर्ग यथास्थितिवादी है। पश्चिमी देशों में राजनीतिक आधुनिकीकरण को गति देने में शिक्षित वर्ग की भूमिका सराहनीय रही, किंतु अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिकी महाद्वीपों के विकासशील देशों में कुल जनसंख्या का एक बहुत छोटा भाग शिक्षित है और इसे शिक्षा के आधार पर समाज में श्रेष्ठ स्थान एवं विशेष सुविधाएं प्राप्त है। यह वर्ग सामान्य जनता में शिक्षा के प्रसार के प्रति उदासीन है और यह सामाजिक परिवर्तन के स्थान पर यथास्थितिवाद का समर्थक है, ताकि समाज में उसकी विशिष्ट स्थिति सदा बनी रहे। यही स्थिति हमें अपने भारत में भी देखने को मिलती है। अधिकांश विकासशील देशों में जनसंख्या अत्यधिक है। ये भी हमारे भारत का उदाहरण है। इनमें से अनेक देश जनसंख्या विस्फोट की अवस्था से गुजर रहे हैं, किंतु इनके साथ ही इन देशों के पास आधुनिक आर्थिक संसाधनों की भी कमी है। इसका परिणाम यह हुआ है कि आम जनता का जीवन स्तर बहुत निम्न है और सार्वजनिक सेवाओं की स्थिति खराब है। जनसंख्या का एक अति बड़ा भाग गरीबी की रेखा के नीचे है और उसे राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से न तो कोई प्रत्यक्ष लाभ है और न ही उसकी इसमें कोई रुचि है। अधिकांश विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्था की संरचना ऐसी है जो राजनीतिक आधुनिकीकरण के मार्ग में अवरोध डालने वाली है। अनेक देशों में राजतंत्र, सैनिक तंत्र, अधिनायक तंत्र जैसी राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं। कुछ देशों में नियंत्रित अथवा सीमित लोकतंत्र जैसी राजनीतिक व्यवस्थाएं भी है। ये सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं सत्ता के केंद्रीकरण में विश्वास रखती है और शासन की रचना एवं निर्णय प्रक्रिया में जन भागीदारी में इनकी कोई आस्था नहीं है। भारत जैसे कुछ ही विकासशील देश है जहां लोकतांत्रिक शासन मौजूद है, किंतु इन देशों में भी जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन में जाति, धर्म, क्षेत्र आदि से संबंधित वर्गों का विशेष महत्व होता है।
कम से कम स्थानीय एवं प्रांतीय स्तर पर राजनीतिक नेतृत्व का निर्माण ऐसे नेताओं से होता है जिनका दृष्टिकोण मूलतः परंपरावादी है। तो हम कह सकते हैं कि अधिकांश विकासशील देशों के राजनीतिक आधुनिकीकरण की जो विशेषताएं हैं एवं प्रक्रिया को पश्चिमी समाजशास्त्रियों एवं राजनीतिक वैज्ञानिकों ने हमेशा संदेह की दृष्टि से देखा है। वास्तविकता यह है कि अफ्रीका, एशिया व लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों में चल रही राजनीतिक आधुनिकीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया का मूल्यांकन राजनीतिक आधुनिकीकरण की पाश्चात्य अवधारणा एवं प्रतिमान के आधार पर किया जाना उचित नहीं है। इन विकासशील देशों की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं ऐतिहासिक विशेषताओं का भी ध्यान में रखना चाहिए। विकासशील देशों के प्रसंग में राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के आनुभविक अध्ययन एवं विश्लेषण के सीमित एवं अपर्याप्त प्रयत्न ही किए गए हैं और इस दिशा में व्यवस्थित एवं शोधपूर्ण अध्ययनों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अब हम राजनीतिक आधुनिकीकरण के जो प्रतिमान है, जो प्रारूप है, उसकी बात करेंगे। तो राजनीतिक आधुनिकीकरण के 5 प्रतिमान पाए जाते हैं। पहला है राजनीतिक लोकतंत्र, दूसरा है संरक्षित या अभिभावकीय लोकतंत्र, तीसरा है आधुनिकताशील वर्गतंत्र या अल्पतंत्र, चौथा है सर्वाधिकारवादी या समग्रतावादी वर्गतंत्र और अंतिम है परंपरावादी वर्गतंत्र या अल्पतंत्र। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे राजनीतिक लोकतंत्र की। राजनीतिक लोकतंत्र राजनीतिक आधुनिकीकरण के एक ऐसे प्रतिमान को प्रस्तुत करता है जिसमें जन भागीदारी अत्यधिक मात्रा में होती है और शासन जनता के प्रति इतनी अधिक मात्रा में उत्तरदायी होता है कि शासन अपनी प्रकृति से नागरिक शासन का रूप धारण कर लेता है। राजनीतिक लोकतंत्र संबंधी राजनीतिक व्यवस्था के जो प्रमुख लक्षण है वो इस प्रकार है। पहला, सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा निश्चित समय पर निर्वाचन द्वारा ऐसी शक्तिशाली व्यवस्थापिका का गठन हो जिसकी स्वीकृति के बिना कोई विधेयक कानून का रूप ग्रहण नहीं करे। एक से अधिक राजनीतिक दल मौजूद हो और जिस दल को व्यवस्थापिका में बहुमत प्राप्त हो उसे सरकार बनाने का अधिकार मिले। राजनीतिक सत्ता पहले से निश्चित अल्प अवधि तक ग्रहण की जाए, अर्थात निश्चित अवधि बाद आम चुनाव हो और जनता की इच्छा अनुसार ही नई सरकार का गठन हो। सत्ता के निरंकुश एवं अनुदारवादी प्रयोग की प्रवृत्ति को रोकने की संवैधानिक व्यवस्था हो। व्यवस्थापिका में बहुमत का विश्वास होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़े, जैसा कि संसदीय लोकतंत्र में होता है। और स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका का अस्तित्व हो। राजनीतिक लोकतंत्र का प्रतिमान मुख्य रूप से आंग्ल अमेरिकी देशों में पाया जाता है। एशिया में जापान भी इसका एक अच्छा उदाहरण है और भारत की भी गणना इसी वर्ग में वर्तमान समय में की जाने लगी है। दूसरा है संरक्षित लोकतंत्र या अभिभावकीय लोकतंत्र। संरक्षित लोकतंत्र राजनीतिक आधुनिकीकरण का ऐसा प्रतिमान है जिसमें राजनीतिक लोकतंत्र के सभी संस्थाएं मौजूद रहती है, किंतु व्यवहार में शासन की अन्य संस्थाओं की तुलना में कार्यपालिका अधिक शक्तिशाली एवं प्रभावशाली होती है। इसके हाथों में सत्ता का केंद्रीकरण होता है। राजनीतिक आधुनिकीकरण के इस प्रतिमान में निर्वाचित व्यवस्थापिका होती है और एक से अधिक राजनीतिक दल भी हो सकते हैं, किंतु उनकी शक्तियां नियंत्रित व सीमित होती है। इस प्रकार प्रेस एवं जनमत निर्माण के साधन भी सक्रिय रहते हैं, किंतु उनकी स्वतंत्रता मर्यादित होती है। नागरिकों को नागरिक स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती है, किंतु उन पर आवश्यक प्रतिबंध भी हमेशा लागू रहते हैं। तीसरा जो प्रतिमान है वह है आधुनिकताशील वर्गतंत्र या अल्पतंत्र। आधुनिकताशील वर्गतंत्र अथवा आधुनिकताशील अल्पतंत्र राजनीतिक आधुनिकीकरण का ऐसा प्रतिमान है जिसमें संपूर्ण शासन सत्ता पर अल्प वर्ग का पूर्ण अधिकार होता है। यह अल्प वर्ग देश के आर्थिक एवं सामाजिक आधुनिकीकरण का पूर्ण पक्षपाती होता है और इस दिशा में तेजी से प्रयत्न भी करता है, किंतु इसकी पश्चिमी प्रकार के राजनीतिक आधुनिकीकरण में कोई भी आस्था नहीं होती है।
ऐसे आधुनिकताशील वर्ग तंत्र की स्थापना उन अनेक विकासशील देशों में हुई है जिनमें राजनीतिक लोकतंत्र का प्रयोग न केवल असफल रहा है अपितु इसके कारण राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक तनाव एवं संघर्ष और आर्थिक अव्यवस्था उत्पन्न हुई है। इन देशों में राजनीतिक लोकतंत्र को राष्ट्रीय संकट उत्पन्न करने वाला माना गया है और उसके विरोध में ऐसी अल्प वर्ग शासन सत्ता पर अधिकार कर लेता है जो राजनीतिक लोकतंत्र के स्थान पर एक सत्तावादी राज्य की स्थापना उचित मानता है। यह अल्प वर्ग साधारण जनता की राजनीतिक योग्यता में विश्वास नहीं करता और अपने शासन के सभी प्रकार के विरोध को कुचलने में विश्वास करता है। विरोध को समाप्त करने के लिए यह पुलिस, सेना एवं गुप्तचर संस्थाओं की मदद कर प्राप्त करता है। इस वर्गतंत्र में चुनाव प्रणाली मौजूद हो सकती है किंतु थोड़े नागरिकों को ही मताधिकार प्राप्त होता है और सरकार के पक्ष में चुनावों में बेईमानी भी की जाती है। व्यवस्थापिका के अधिकार नाम मात्र के होते हैं। वह एक परामर्श का कार्य करती है। न्यायपालिका का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। वह कार्यपालिका का अनुकरण करती है। इससे सरकार को कानूनी स्तर पर अपने विरोधियों से निपटने में आसानी रहती है। जो चौथा प्रतिमान है वह है सर्वाधिकारवादी या समग्रवादी अल्पतंत्र। सर्वाधिकारवादी जो अल्पतंत्र है उसमें राजनीतिक आधुनिकीकरण का ये ऐसा प्रतिमान है जो प्रथम तीनों प्रतिमानों से एकदम भिन्न है। यह भिन्न इस प्रकार है कि राजनीतिक सिद्धांत संविधानवाद पर आधारित है। इसकी जो विशेषता है उसमें है यह एक सर्वाधिकारवादी राज्य में विश्वास करता है और शासन का संचालन एक कठोर दल व्यवस्था द्वारा किया जाता है। प्रशासन समूह इस विश्वास के साथ शासन करता है कि उसे न केवल श्रेष्ठ जीवन का अंतिम ज्ञान है अपितु उसे इस ज्ञान के अनुसार सामान्य जनता को हाँकने का भी अधिकार है। सत्तारूढ़ शासन वर्ग के अलावा समाज में शक्ति का अन्य कोई केंद्र नहीं होता है। शासक वर्ग किसी भी प्रकार के विरोध को सहन नहीं करता और विरोध को कुचलने के लिए सभी प्रकार के कठोर व हिंसक साधनों को भी उचित माना जाता है। मात्र एक राजनीतिक दल का अस्तित्व होता है और दल शासन का अभिन्न अंग होता है। यह दल एवं शासन में इतना घनिष्ठ संबंध होता है कि दल के अभाव में सर्वाधिकारवादी वर्ग तंत्र की स्थापना एवं संचालन संभव नहीं होता है। इस वर्ग तंत्र में शासन की निर्वाचन प्रतिनिधि संस्थाएं हो सकती है किंतु उन्हें किसी मामले में पहल करने की कोई वास्तविक शक्तियां प्राप्त नहीं होती है। सर्वाधिकारवादी वर्ग तंत्र में विधि का शासन, उत्तरदायी शासन, स्वतंत्र न्यायपालिका, जनता के राजनीतिक अधिकारों, जनमत निर्माण के स्वतंत्र साधनों आदि के लिए कोई भी स्थान नहीं हो पाता। इसके दो रूप प्रचलित हैं। पहला है वामपंथी साम्यवादी सर्वाधिकारवादी वर्गतंत्र, दूसरा है दक्षिणपंथी फांसीवादी सर्वाधिकारवादी लोकतंत्र। अब अंतिम जो है वह है परंपरावादी वर्गतंत्र या अल्पतंत्र। परंपरावादी वर्गतंत्र या परंपरावादी अल्पतंत्र ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसका आधार परंपरागत धार्मिक विश्वासों पर आधारित राजवंशीय शासन होता है। राजनीतिक आधुनिकीकरण का एक प्रमुख आधार पंथ निरपेक्षता, आधुनिक सामाजिक संरचना तथा राज्य के सकारात्मक कार्यों में अत्यधिक वृद्धि है, किंतु परंपरावादी वर्गतंत्र में न केवल इनका अभाव होता अपितु वह इस दिशा में बढ़ने की आकांक्षा भी नहीं रखते हैं। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करते हैं तो जो विशेषताएं या लक्षण है उसमें पहला है इसका प्रमुख आधार धार्मिक विश्वास एवं रक्त संबंधी श्रेष्ठता का सिद्धांत है। दूसरा, इस व्यवस्था का आधार ये परंपरावादी नैतिक सिद्धांत है कि परंपरागत जीवन पद्धति एवं समाज व्यवस्था सर्वोत्तम है। तीसरा, शासन की नियुक्ति वंशानुगत उत्तराधिकार के सिद्धांत के अनुसार होती है, ना कि निर्वाचित प्रणाली से। चौथा है परंपरावादी वर्गतंत्र जनता के सामाजिक व आर्थिक जीवन में प्राय हस्तक्षेप की नीति अपनाता है। पांचवा, यह वर्गतंत्र नाम मात्र के नए कानून बनाता है
अतः इसमें किसी व्यवस्थापिका के गठन की आवश्यकता नहीं होती है। छठा, इस व्यवस्था में राज्य का कार्यक्षेत्र सीमित होता है और विधायी कार्य भी अत्यंत सीमित होते हैं। सातवें में जो सातवीं विशेषता है वह है, इस व्यवस्था में केंद्रीय सरकार की शक्ति सीमित होती है, किंतु इस वर्गतंत्र का आधार सामंती व्यवस्था होती है। और जो अंतिम विशेषता है वह है, इस वर्गतंत्र के अंतर्गत प्राथमिक किस्म के सामाजिक समूह के प्रति व्यक्ति बहुत निष्ठा रखते हैं और राजनीतिक मामलों में व्यक्ति कोई रुचि नहीं रखते। सामान्यतः परंपरागत वर्गतंत्र को राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का पूर्ण विरोधी माना जाता है, किंतु आधुनिक युग में इस व्यवस्था में भी आर्थिक आधुनिकीकरण के प्रति आकर्षण बढ़ा है और इसे भविष्य की दृष्टि से राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की पृष्ठभूमि तैयार करने वाला माना जाता है। अब बच्चों हम चर्चा करेंगे राजनीतिक आधुनिकीकरण के महत्व एवं विशेषताओं की। तो बच्चों जो महत्व हैं या उसकी सीमाएं हैं, तो पहला जो महत्व है वह है इस हम ये देखते हैं कोई भी प्रतिमान होता है उसकी आलोचना भी होती है, उसकी कुछ सीमाएं भी होती है और हम उसके महत्व को से भी इनकार नहीं कर सकते। जो इसका महत्व है वो उसमें को हम कुछ बिंदुओं से बांट सकते हैं। पहला है, इस उपागम की मदद से विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं में पाई जाने वाली राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की दिशा एवं प्रवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। दूसरा, राजनीतिक आधुनिकीकरण की दिशा में बढ़ने की आकांक्षा रखने वाली कोई राजनीतिक व्यवस्था इस उपागम की मदद से अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सफल प्रयत्न कर सकती है। तीसरा, किसी राजनीतिक व्यवस्था में मौजूद तनावों, खिंचावों एवं दबावों को समझने में यह उपागम सहायक है और यह इन समस्याओं के हल भी प्रस्तुत करता है। चौथा, इस उपागम की मदद से राजनीतिक विकास के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। पांचवा, इस उपागम ने तुलनात्मक राजनीति का विस्तार किया है। राजनीतिक आधुनिकीकरण उपागम किसी राजनीतिक व्यवस्था में सक्रिय अर्थशास्त्रीय व समाजशास्त्रीय तत्वों की भूमिका को प्रकट करता है। जो इसकी कमियां हैं वो इस प्रकार है। पहली कमी जो है वो है, राजनीतिक आधुनिकीकरण उपागम की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसके अर्थ एवं लक्षणों के बारे में विद्वानों में सर्वसम्मति का अभाव पाया जाता है। कई बार इसे राजनीतिक विकास एवं आधुनिकीकरण को ही राजनीतिक आधुनिकीकरण मान लिया जाता है। दूसरा, राजनीतिक आधुनिकीकरण के आधारभूत लक्षणों पर असहमति होने के कारण इस उपागम का कोई केंद्रीकृत आधार तैयार नहीं हुआ है जिसके आधार पर विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं का विश्वसनीय तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके। तीसरा, राजनीतिक आधुनिकीकरण के विभिन्न लक्षण का सही मापन संभव नहीं है। चौथा, राजनीतिक आधुनिकीकरण उपागम पर समाजशास्त्र व अर्थशास्त्र का सर्वाधिक प्रभाव है जो राजनीति विज्ञान की स्वायत्तता के लिए खतरनाक है। इन सब कमियों के बावजूद राजनीतिक आधुनिकीकरण उपागम का पर्याप्त महत्व स्वीकारा जाता रहा है। ये उपागम विकासशील देशों की संक्रमणकालीन राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने में मददगार है जो परंपरावाद से क्रमशः आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने राजनीतिक आधुनिकीकरण के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजनीतिक विकास की। धन्यवाद।